तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। गवर्नमेंट स्कीम्स जो थे मार्च की 2025 में न्यूज़ में, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। चीज़ों को सबसे बेस्ट तरीका है कवर करने का है, पूरा पूरा मंथली करंट अफेयर यहाँ पे कवर करा हमने। स्टार्ट किया आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री क्वेश्चन से, उसके बाद हमने पॉलिटिक्स क्वेश्चन देखे, इकोनॉमिक क्वेश्चन देखे, ज्योग्राफी क्वेश्चन देखे। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम से। स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओ, चीज़ें समझ आती जाएगी, और इस तरह से एकदम हाफाजात मिनट में चलने से कुछ समझ नहीं आता यार, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से। मार्च 2025 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोलम्बिनी इनिशिएटिव? सोलम्बिनी इनिशिएटिव की बात करनी है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। देखो भाई, पहली बात तो जो सोलम्बिनी स्कीम है, एक तरह से ये एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है, स्ट्रक्चर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, जो कि क्या करता है, जो यंग वुमेन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनका एनहांस करता है पार्टिसिपेशन को। सो इट एनहांस वुमेन पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, ठीक है। एंड ये जो स्कीम है ना, वो स्टार्ट किसने किया था, इम्प्लीमेंट कौन करता है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। एंड ये जो है, इसको नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यार। एंड ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। हमको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में क्या पूछा जा रहा है भाई? करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड 3000 मंथली पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है, ये जो है ये बात करता है अबाउट व्हाट 3000 मंथली प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब एक साल में 15,000 देने की बात करता है यार, वो मोर देन 60 ईयर को है ना। एक पेंशन स्कीम है फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। So it is applicable to all worker including the government employees? No, it is applicable to the unorganized worker. It is the scheme is administered by the Ministry of Finance. ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है, it is implemented by the Ministry of Labor. It is launched in 2020. No, 2019 में लॉन्च किया गया था भाई इसको, है ना। बिकॉज जो सोशल सिक्योरिटीज़ है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू डेवलपमेंट, है ना। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको यहाँ पे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच द फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल टू रिसीव फंडिंग अंडर द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? एआईएफ की बात करनी है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, है ना, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि फंड रिसीव कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर फंड रिसीव कर सकता है एआईएफ के अंदर, हाँ बिल्कुल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? फंडिंग रिसीव कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टअप एंड एग्री बिजनेसेस जो हैं वो भी यहाँ पे फंड रिसीव कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं क्या भाई? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, एआईएफ जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, वहाँ पे क्या होता है, उससे जो पैसे रिसीव कर सकते हैं। पंजाब ने उसको 100% यूटिलाइज किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था और यही इसी हमसे पूछा रहा था। तो मार्च में ये न्यूज़ में इसलिए था भाई बिकॉज पंजाब ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंटर से जो एलोकेट करता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उससे 100% जो पैसा लिया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। इसलिए हमसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है यार, जो कि एग्रीकल्चर को फाइनेंस करता है। पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन पैसे ले सकते हैं, स्टार्टअप्स पैसे ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पैसे ले सकते हैं, है ना। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं वो भी यहाँ पे पैसे ले सकते हैं। एंड स्टेट एजेंसीज कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द फंड अंडर दिस स्कीम। एंड इसके की फीचर्स की बात करें तो ये वायबल फार्मिंग एसेट,
सो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है भाई, करेक्ट रिगार्डिंग कौन कौन एलिजिबल हैं फंड रिसीव करने के लिए। सो यहाँ पे चारों के चारों जो ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप, एग्री बिजनेसेस, इंडिविजुअल फार्मर, ये सारे के सारे रिसीव कर सकते हैं फंड अंडर दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी दिल्ली महिला समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था भाई, हमको बात करने पड़ती दिल्ली महिला समृद्धि स्कीम जो कि न्यूज़ में था, उसके बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ओके, तो ये जो दिल्ली महिला समृद्धि स्कीम है ना, यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख इज एलिजिबल है ना फॉर, जिसका कम है एनुअल इनकम 3 लाख से उस वुमेन का, तो उसको 2500 मंथली पेमेंट देने की बात की जा रही थी। उसको हम बोलते हैं महिला समृद्धि स्कीम, दिल्ली महिला समृद्धि स्कीम। सो इट प्रोवाइड्स 2500 मंथली टू वुमेन विद एन एनुअल इनकम अप टू 3 लाख। बिल्कुल सही बात है यार। वुमेन एज बिटवीन 18 to 65 आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। देखो भाई, इट इज़ नॉट 65, 18 to 60 साल के वुमेन्स के लिए एप्लीकेबल है। द स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देखो भाई, ये जो है उसी के लिए एप्लीकेबल है। दे आर नॉट रिसीविंग एनी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली, मतलब ये मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर विच स्कीम हैज़ दी पशु औषधि इनिशिएटिव हैज़ इंट्रोड्यूस, जो है ना हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जो पशु औषधि इनिशिएटिव है, पशु औषधि इनिशिएटिव जो है उसको किस स्कीम के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इसको इंट्रोड्यूस किया गया अंदर दी लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, पशु औषधि स्कीम। यानी जो पशु औषधि स्कीम है एक नया कंपोनेंट है जो लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम का। एंड ये जो लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम है वो क्यों बनाया गया, टू इम्प्रूव द एनिमल हेल्थ सेक्टर, कि हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन देंगे है ना, जो बहुत सारे डिसीज लाइफ स्टॉक्स एंड पोल्ट्री में देखने को मिलते हैं उसको रिगार्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, डिसीज सर्विलेंस करेंगे, जो वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल। इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इट प्रोवाइड एक्सेस टू हाई एंड GPU एट सब्सिडाइज्ड रेट। बिल्कुल यार, ये जो इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल है, कंप्यूट पोर्टल नॉट कंप्यूटर, इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल जो है वो एक तरह से हाई परफॉर्मेंस GPU प्रोवाइड करता है यार। लाइक मॉडल यहाँ पे अगर बात करें तो नेविडा H100 है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडिया AI मिशन। बिल्कुल, इट ऑलो ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू यूज इट्स रिसोर्स। ना भाई ना, यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, रिसर्चर्स हो गया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो इट इज़ नॉट ओनली एक्सक्लूसिव टू द गवर्नमेंट एंटिटीज। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, विद रेफरेंस टू किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम की बात करनी है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It was established on the recommendation of it was established on the recommendation of RV Gupta committee। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। RV गुप्ता कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट मैकेनिज्म देना है फार्मर्स को, है ना, फॉर एग्रीकल्चर या फिर एलाइड एक्टिविटी। 1998 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था KCC जो स्कीम है वो, है ना, फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स। तो बिल्कुल सही बात है, RV गुप्ता कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। KCC कैन बी यूज्ड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। देखो भाई, बिल्कुल सही बात है, जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं लाइक क्रॉप्स हो गया, है ना, मतलब अगर सीड कवर में हमारे पास यहाँ पे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वो सब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोन कवरेज है वो, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए भी यहाँ पे ले सकते हैं। लाइक अगर आप बात करें डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, है ना, कोई फार्म मशीनरी लेना है, कोई इरिगेशन बोर वोर खुदाना है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा C।
क्वेश्चन नंबर 8 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कौन कौन से रिस्क यहाँ पे कवर्ड होते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। करेक्ट, तो जो ड्रड है एंड फ्लड है, ठीक है। अगर देखो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बना के, ठीक है ना। एंड 2025-26 में यहाँ पे इसको अप्रूव किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमने क्या करना है, कंटिन्यू करना है और रिकंस्ट्रक्ट करना है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, है ना। 2016 में लॉन्च किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ सीजन के क्रॉप के लिए। अगर ज़्यादा कुछ अवेलेबल फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सही बात है, स्टेट्स के लिए स्टेट्स एंड फार्मर दोनों इसको ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अगर बाढ़ आ गया या फिर सूखा पड़ गया, कोई पेस्ट आ गया, कोई डिसीज हो गया या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो गया, उसके रिस्क को कम करता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू व्हाट, हेल स्टोर्म, मतलब अगर ओले गिर गए, लैंडस्लाइड हो गया तो उससे जो नुकसान होता है फसल को, उसको यहाँ पे भरपाई करने के लिए फसल बीमा योजना स्टार्ट किया था। और इसी को कंटिन्यू करने के लिए न्यूज़ में था, कंटिन्यू करना है बोल के ये न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड इट इज़ फॉर द खरीफ सीजन, है ना, इट इज़ फॉर द खरीफ क्रॉप ना यार, नॉट फॉर रबी क्रॉप। तो याद रखना ये हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ड्रॉट एंड फ्लड के रिस्क को देखते हुए ये बनाया गया, बिल्कुल। पेस्ट एंड डिसीज के अंदर कवर होता है, बिल्कुल। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ड्यू टू हेल स्टॉर्म जो होता है इसके अंदर कवर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्वतमाला प्रोग्राम। पर्वतमाला प्रोग्राम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ये पर्वतमाला प्रोग्राम न्यूज़ में क्यों था भाई, बिकॉज जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स था जिसमें प्राइम मिनिस्टर इसका चेयर करते हैं, उसमें उत्तराखंड के अंदर 2 यहाँ पे रोपवे प्रोजेक्ट बनाए थे। एक तो हमारे पास पर्वतमाला परियोजना था, है ना, जिसका न्यूज़ में था ये नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे पर्वतमाला परियोजना बनाया था। एंड पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो था एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में यहाँ पे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड जो है, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। सो इट इज अनाउंस इन द यूनियन बजट ऑफ 2022, बिल्कुल सही बात है यार। 2022 के बजट में एज अ पीपीपी इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। द प्रोग्राम मैंडेटेड 100% इंडिजिनस कंपोनेंट इन द रोपवे कंस्ट्रक्शन अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये 100% इंडिजिनस कंपोनेंट की बात कर रहा है यार। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो ये 100% नहीं 50% यहाँ पे 50% इंडिजिनस कंपोनेंट इन द रोपवे कंस्ट्रक्शन की मैंडेट करता है, नॉट इट इज़ नॉट 100%। इट इज़ बीइंग डेवलप अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, बिल्कुल सही बात है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, है ना। PMJVK की बात करनी है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है यार, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब समझना, मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर इसको क्या करेंगे, फंड करेंगे यार। सेंट्रली सेक्टर बोलता है कि प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रहा है, बट ये सेंट्रल स्टेट दोनों इसको फंड करते हैं। एंड ये क्या करता है, ये जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है ना, वो डेवलप करने की बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एंटिटीज़। यहाँ पे जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं वहाँ पे ये डालने की बात करता है, बनाने की बात करता है। सोशियो इकोनॉमिक गैप्स है ना, उनको यहाँ पे फोकस करता है, उनको यहाँ पे फुलफिल करने की बात करता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स व्हाट इट इज डेवलपिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक कम्युनिटीज इन दी आइडेंटिफाइड एरियाज, है ना। अराउंड 1300 यहाँ पे आइडेंटिफाइड एरियाज हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ पे ये बनाने की बात करता है ना। न्यूज़ में ये था बिकॉज जो नेशनल रिव्यू मीटिंग बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर क्या बनाया गया था, एक रिव्यू मीटिंग रखा गया था जिसके रिगार्डिंग, है ना, को प्रोग्रेस को देखते हुए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखते हुए एक मीटिंग रखा गया था नेशनल रिव्यू मीटिंग के नाम से, जिसको किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। इससे ये हमसे पूछा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।
है ना। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था, यही हमसे पूछा जा रहा है कि भाई है क्या ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं यार। देखो जो चीज़ें न्यूज़ में है ना उसमें घुस एग्जाम में ज़्यादा अंदर डेप्थ नहीं जाता, थोड़ा सा सुपरफिशियल नॉलेज में। बट जो चीज़ें अगर कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, लाइक अगर हम बात करें कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, लाइक पॉलिटी के अंदर कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं वो वहाँ पे डेप्थ में घुसता है। लाइक आर्टिकल 14 की बात हो रही है तो वहाँ पे डेप्थ में घुसेगा एग्जामिनर। बट कुछ चीज़ें जो होती है न्यूज़ में आके चली जाती है तो उसमें हमारे पास सुपरफिशियल, हाँ भाई है क्या ये बताओ बस। कोई प्लेस न्यूज़ में था तो बताओ भाई कहाँ पे है इसका लोकेशन। वहाँ कोई पर्टिकुलर चीज़ें न्यूज़ में रही, वहाँ पे कोई जीआई टैग मिला होगा, वहाँ पे कोई यूनेस्को का कोई साइट हुआ, तो ये सब पूछा जाता है। तो सुपरफिशियल जो न्यूज़ वाली चीज़ है वो सुपरफिशियल नॉलेज हमारे पास काम की चीज़ है। बट जो स्टैटिक पार्ट है वहाँ पे डेप्थ में नॉलेज चाहिए, इसलिए स्टैटिक पार्ट को टाइम देना है, बिकॉज उसमें क्वेश्चन जो है डीप में घुसा जाता है, डीप में पूछा जाता है। बट जो डायनेमिक पार्ट है वहाँ पे सुपरफिशियल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रवाह सारथी इनिशिएटिव। प्रवाह एंड सारथी इनिशिएटिव जो कि हमको न्यूज़ में देखने को मिले थे, ये क्या के न्यूज़ हैं, किसके इनिशिएटिव हैं। प्रवाह एंड सारथी आर द इनिशिएटिव्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यार एक तरह से आरबीआई को अवार्ड दिया गया था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया था, है ना। क्योंकि ये देखो ये इनिशिएटिव किसका है भाई, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का, जो सेंट्रल बैंक है लंदन का, है ना, उसका ये इनिशिएटिव है। तो उसने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको दिया, भारत के आरबीआई को दिया, ठीक है। सो इसीलिए न्यूज़ में था। एंड जो इनिशिएटिव्स हैं आरबीआई के द्वारा, लाइक सारथी सिस्टम, ये किसके बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट वर्क फ्लो, जो इंटरनल वर्क फ्लो है डिजिटाइजेशन सिस्टम का, है ना, जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मैनेजमेंट को, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस देखने को मिलता है, लाइक यूपीआई हो गया, एनहांस करता है डाटा एनालिसिस को, तो ये सारथी सिस्टम हो गया, ठीक है। प्रवाह जो है वो क्या करता है, इट इज अ डिजिटल रेगुलेटरी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, इट इज अ डिजिटल regulatory application platform. And the Sarthi initiative, it talks about the digitization, internal workflow digitization. Now question number 12 है, consider the following statement regarding the prime minister internship scheme. PMIS की बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की बात करनी है। It was launched in 2024 by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. देखो भाई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया था। तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा यार, कब लॉन्च किया था, 2014 में, नहीं 14 में नहीं 24 में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ ओवर अ 5 ईयर पीरियड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यार, जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है 1 लाख यूथ को 5 ईयर्स के अंदर। यहाँ पे 2024 में लॉन्च हुआ, 2029 तक। It is focused on providing training to young individual aged 18 to 25 years। देखो भाई ये जो है, ये जो स्कीम है वो टारगेट करता है 21 से 24 ईयर्स के यूथ को, ठीक है। 21 से 24 ईयर के यूथ को ये टारगेट करता है, एंड नॉट बिटवीन 18 to 25। सो फॉर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द स्कीम ऑफर अ 12-month पेड इंटर्नशिप विथ मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 पर इंटर्न। यहाँ पे कितना देता है, ये बिल्कुल सही बात है, 12 मंथ्स में यहाँ पे 5,000 पर मंथ दिया जाता है। तो करेक्ट है स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो होगा 2 और 4, आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दी ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटर सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। जो ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम था जो कि न्यूज़ में हमको देखने को मिला था, ये क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है यार। जो ये देखो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पे हाईलाइट किया था किसके रोल को, ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था और इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो जो ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ये क्या करता है, एनहांस करता है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को किसमें, मैनेजिंग गवर्नमेंट एश्योरेंस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है भाई,
इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग ऑनलाइन पिटीशन, नो, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग गवर्नमेंट एश्योरेंस मेड इन पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो गवर्नमेंट एश्योरेंस हैं उनको ट्रैक करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट एश्योरेंस दिए जाते हैं ना, उनको ट्रैक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, है ना। और इसके बारे में बात करें ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, तो ये क्या करता है, इट टॉक्स टू, एक तरह से प्रॉमिस प्रोवाइड करता है, अंडरटेकिंग एंड कमिटमेंट देता है भाई मिनिस्टर्स को, है ना, ड्यूरिंग आंसर टू द पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एश्योरेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक तरह से ये फुलफिल किया जाता है। एन एश्योरेंस शुड बी आइडियली अ फुल, मतलब जो एश्योरेंस दिया गया है कि भाई देखो ये मैं करूँगा, कोई मिनिस्टर से बोलता है ना, तो वो जो है 3 महीने के अंदर यहाँ पे इसको मतलब करना चाहिए उसको, ये हमारे पास यहाँ पे बाइंडिंग चीज़ें हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है 14 क्या है, विच द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कंपोनेंट्स की बात करनी है। नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, आर्टिफिशियल राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, एक नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है क्या, बिल्कुल। जो राष्ट्रीय गोकुल नाम से हमारा गोकुल में समथिंग दैट इज डीलिंग विद काउस, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने इसको इम्प्लीमेंट किया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को इम्प्लीमेंट कौन करता है यार, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ किसके अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आएगा यार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा एंड हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, ठीक है। सो इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ, न्यूज में क्यों था, बिकॉज जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया कि हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन को रिवाइव करेंगे, है ना। 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर जो दिया गया था बजट उसके बढ़ाएंगे, तो ये बात की थी इसमें। और उसको डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो ये नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेनी टेस्टिंग एंड पेडिग्री सिलेक्शन करता है यार, बिल्कुल। यहाँ पे प्रोजेनी टेस्टिंग एंड पेडिग्री सिलेक्शन मतलब जो हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स होते हैं, बुल जो कि इंडिजिनस ब्रीड रखते हैं, उनको यहाँ पे क्या करता है, ये बात करता है कि इनको क्या करना है, हमको बढ़ावा देना है। एंड इट टॉक्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, जिनका इंपॉर्टेंट रोल है इन जेनेटिक अपग्रेडेशन, जो बोवाइन पॉपुलेशन है उनको जेनेटिकली अपग्रेड करने की बात करता है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो। सो ये बिल्कुल सही बात है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि इट इज़ लॉन्च 2014 टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड, ठीक है। 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन 15 क्या है, अपार आईडी की बात करनी है। अपार मीन्स व्हाट, अपार मीन्स, है ना, इट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ये इसको स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। सो ये जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, ठीक है। सो ये काम क्या करता है भाई, डिजिटल आईडी प्रोवाइड करता है फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट एंड एकेडमिक क्रेडिट्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम के अंदर एक इनिशिएटिव है ये। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया था अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द सहयोग पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद, सहयोग पोर्टल है भाई,
है ना, जो एक्स कॉरपोरेशन है जिसको हम बोलते हैं ना ट्विटर के नाम से जाना जाता है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया कंटेंट ब्लॉकिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म को, है ना, पर्टिकुलर इन रिलेशन टू सहयोग पोर्टल। तो सहयोग पोर्टल के साथ जहाँ पे कंटेंट ब्लॉकिंग को यहाँ पे इस तरह से रिगार्डिंग, है ना, इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रोच कर रहा था भाई, कंटेंट ब्लॉक जो कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था सहयोग पोर्टल के बारे में बात करना है। सो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके जो इन्वोकेशन है उसको ये सेक्शन 2979 जो है उसके यहाँ पे इन्वोकेशन करता है ये। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक कंटेंट ब्लॉकिंग करता है ओनली अंडर सेक्शन 69A। कंटेंट ब्लॉकिंग 669 ए के अंदर हो सकता है ये हमारे पास ये बात की जाए तो पोर्टल होम मिनिस्ट्री फॉर कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर, सेंट्रलाइज कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर, ठीक है, ये सहयोग पोर्टल है। मिनिस्ट्री फॉर अफेयर्स ने सेंट्रलाइज कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर में यहाँ पे ये न्यूज़ में था। क्वेश्चन 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, गलत है भाई। ये जो है ये हमारे पास ये जो एकलव्य मॉडल है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है। सो इस फर्स्ट इज इनकरेक्ट। Every block with more than 50% scheduled tribe population and at least 20,000 tribal people will have एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। बिल्कुल सही बात है यार, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है 50% एसटी पॉपुलेशन है एंड 2000 से ज़्यादा ट्राइबल पर्सन है वहाँ पे इसको सेटअप किया जाता है, ये एलिजिबल है इसके। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जगह B2 ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 18 है द टीबी कैंपेन इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन ट्यूबरकुलोसिस सर्वाइवर एडवोकेटिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एडरेंस इज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो टीबी कैंपेन है जो टीबी चैंपियंस जो इनिशिएटिव है, नॉट कैंपेन, टीबी चैंपियंस इनिशिएटिव जो है कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था, तो मेघालय के अंदर, है ना। एक तरह से टीबी फ्री स्टेट की तरफ ये पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पे ये टीबी सर्वाइवर्स को रीस्किल करने के लिए, है ना, उनको कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर डालने के लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था टीबी चैंपियंस, ठीक है। तो टीबी चैंपियंस में किसको किसको टीबी चैंपियंस बोल सकते हैं भाई, जो कि 14 ईयर्स से ऊपर है ना, सक्सेसफुली ट्रीटेड, है ना, सक्सेसफुली कंप्लीट टीबी ट्रीटमेंट एंड विलिंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल विद टीबी। and ready to share their personal story। ये सब क्या करते हैं भाई, टीबी चैंपियंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द पीएम विकास स्कीम। हमको पीएम विकास स्कीम जो कि न्यूज़ में देखने को मिला था, ये किस पे फोकस करता है? पीएम विकास स्कीम जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी पे फोकस करता है। पीएम विकास जो है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी फोकस करता है। पीएम विकास मतलब प्रधानमंत्री विरासत से समर्थन स्कीम की बात कर रहे हैं। विरासत का समर्थन, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। एंड ये जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उसको अपलिफ्ट करने की बात करता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था। इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़।
क्वेश्चन नंबर 20 है विथ रेफरेंस टू समग्र शिक्षा स्कीम, हमको बात किसकी करनी है, समग्र शिक्षा स्कीम की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो समग्र शिक्षा स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या, कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन ने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है भाई, बिल्कुल सही बात है। समग्र शिक्षा स्कीम, इट प्रोवाइड होलिस्टिक सपोर्ट फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर प्राइमरी टू क्लास 12 इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ एजुकेशन, दैट इज SDG 4 जो है, जो कि किसके बारे में बात करता है ना, एजुकेशन के बारे में बात करता है। वो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ये बनाया गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्टेट दोनों यहाँ पे फंड करेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। इट ऑल्सो सपोर्ट एजुकेशन इन बॉर्डर एंड ट्राइबल एरियाज थ्रू वेरियस टारगेटेड प्रोग्राम। बिल्कुल बॉर्डर एंड ट्राइबल एरियाज में भी ये क्या करता है, एजुकेशन को सपोर्ट करता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा सी, ऑल थ्री इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है रिसेंटली लॉन्च्ड बायोसारथी इनिशिएटिव। हमको बायोसारथी इनिशिएटिव की बात करते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यहाँ पे लॉन्च किया था, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च किया है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये बायोसारथी की बात करते हैं, फैसिलिटेट कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। तो एक तरह से ये सपोर्ट करने की बात करता है, जो बायोटेक स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किसको करने की बात करता है, सपोर्ट बायोटेक स्टार्टअप्स, ओके। क्वेश्चन 22 है विद रेफरेंस टू सागरमाला प्रोग्राम, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सागरमाला प्रोग्राम फोकस सोलली ऑन एस्टेब्लाइजिंग मेजर पोर्ट अक्रॉस कोस्ट लाइन। क्या सी पर सी मेजर कोस्ट लाइन बनाने पे ध्यान देता है भाई सागरमाला जो है ना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट की बात करता है। ट्रेड जो है ना, रिड्यूस कॉस्ट करने की बात करता है। ये सी पर सिर्फ मेजर पोर्ट्स को यहाँ पे डेवलप करने की बात नहीं करता यार, इसके साथ साथ ये जो है इनोवेशन को फोस्टर करता है ना, है ना। मेजर पोर्ट के साथ छोटे मोटे पोर्ट्स को भी देखता है, बट ज़्यादा फोकस मेजर पोर्ट्स पे होता है यार। दिस इज इनकरेक्ट। सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव S2I2, दैट इज सागरमाला startup innovation initiative was launched in 2025 to support startup in green shipping and shipbuilding technology। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, 2025 में लॉन्च किया गया था, इसीलिए तो ये न्यूज़ में है, ओके। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ऑनली। तो ये हमने क्वेश्चन देखे यार रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो कि मार्च 2025 में न्यूज़ में थे, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स की बात की। तो इस प्रकार से चैप्टर इस प्रकार से पूरा मंथली मैगजीन को कवर किया था, मंथली MCQ को कवर किया था। टॉपिक वाइज हम MCQ सॉल्व करते हैं, चीज़ें समझ आती है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको याद करने में मिलता है यार।